नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों। जहां पर जानेंगे पहली बड़ी खबर में कि मिशन संविधान बचाओ की शुरुआत 13 जनवरी से वोटिंग मशीन के विरुद्ध भानु प्रताप एडवोकेट महमूद प्राचा और वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर मैदान में उतरेंगे। जानेंगे खबर विस्तार से। तो वहीं दोस्तों, बिल्किस बानो के मामले में बीजेपी सरकार को झटका देने वाली जज बनेंगी सीजेआई। बीजेपी में अब डर का माहौल, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे कि राजस्थान के करणपुर में करारी हार के बाद बीजेपी के मंत्री को अब देना होगा इस्तीफा। और वहीं दोस्तों जानेंगे कि स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का दबाव, जल्द ही शिंदे गुट की अयोग्यता पर आ जाएगा फैसला। सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। मिशन संविधान बचाओ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। राष्ट्रव्यापी ईवीएम हड़ताल की तैयारी यहां पर हो रही है। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के खिलाफ में राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व करने के लिए एक कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रमुख सदस्य महमूद प्राचा, एडवोकेट भानु प्रताप और बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर शामिल किए गए हैं। और इन्हीं लोगों के नेतृत्व में अब यहां पर मिशन संविधान बचाओ यहां पर चलाया जाएगा, जिसमें प्रमुख मांग रहेगी कि देश के अंदर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो या तो फिर वीवीपैट की 100% पर्चियों की यहां पर गिनती की जाए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब कई लोग मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर के दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। और जरूर बताइएगा कि आप लोग इस यहां पर जो मोर्चा बना है महमूद प्राचा, भानु प्रताप और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में, इसका समर्थन करते हैं या नहीं। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्किस बानो के दोषियों को दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली जस्टिस बीवी नागरत्ना। जी हां दोस्तों, बीवी नागरत्ना की पीठ ने ही यहां पर बिल्किस बानो को न्याय दिया है। आप लोगों को बताते चले, बिल्किस बानो केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यहां पर गुजरात सरकार को जमकर के सुना दिया। यही नहीं, उन्होंने इस मामले में दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश देते हुए उनके फिर से जेल जाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। बताते चले, जस्टिस नागरत्ना अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती हैं और कई मामलों में तो सीधे तौर पर सरकार को आड़े हाथों लेती हैं। बताते चले, बीवी नागरत्ना 2027 में बनेंगी देश की 54वीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं कि बिल्किस बानो के आरोपियों को सजा देने वाली जज बीवी नागरत्ना यहां पर काफी सख्त फैसले देने के लिए जानी जाती हैं और आने वाले समय में वे यहां पर सीजीआई बनेंगी। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है बताते चले, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। जी हां दोस्तों, बिल्किस बानो के मामले में राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। पूरे मामले पर प्रियंका गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा की महिला विरोधी नीति का यहां पर पर्दाफाश हो चुका है। बिल्किस बानो के मामले में लगातार बीजेपी सरकार की किरकिरी हो रही है। एक पत्रकार ने तो कह दिया है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्किस बानो की जीत बताया जा रहा है, लेकिन जब दोषियों को छोड़ा गया था तब गुजरात का विधानसभा चुनाव चल रहा था। पूरे गुजरात में इस बात की चर्चा थी कि एक मुस्लिम महिला के दोषियों को रिहा कर दिया गया है, जिससे अपार ध्रुवीकरण होने में लाभ मिला था बीजेपी को। बाकी तो जो नतीजे आए थे सबको पता ही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव के दौरान इन दरिंदों को यहां पर बीजेपी सरकार ने रिहा किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पूरे मामले पर चला है दोस्तों। इसके साथ ही अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान से खबर आ रही है सामने निकल के। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, श्री करणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर यहां पर जबरदस्त वोटों के साथ में जीत चुके हैं। और वहीं भजन लाल सरकार के मंत्री
सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की करारी हार यहां पर हुई है। बताते चले कि वोटिंग से ठीक पहले ही यहां पर अपने प्रत्याशी को बीजेपी ने मंत्री बना दिया था ताकि यहां पर चुनाव में लाभ उठाया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल के लिए नजर नहीं आया है। एक यूजर ने कहा है कि और इसी तरह से कठपुतली सरकार की पहली हार हुई है, मंत्री बना दिया था फिर भी हार गए। तो मंत्री बना सकते हो, जनप्रतिनिधि जनता ही बनाती है। क्या हुआ, ईवीएम सेट करना भूल गए थे क्या? ये यहाँ पर तंज भी कसा गया है पूरे मामले पर। यहां पर दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि बीजेपी सरकार के मंत्री को करारी हार के बाद अब अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। नियम अनुसार किसी भी सरकार में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की तरह किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो कि विधायक नहीं हो, लेकिन यह जरूरी है कि उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के बाद किसी भी सीट से जीत दर्ज करके विधायक बनना जरूरी है। और अब राजस्थान में सभी 200 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। फिलहाल किसी भी सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित नहीं है। ऐसे में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राजस्थान में मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, जो कि बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। दोस्तों इतना ही नहीं, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अंदर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले में बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, इस दिन आ सकता है फैसला। आप लोगों को बताते चले, शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले से जुड़ी बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। खबर है कि 10 जनवरी को विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस पर फैसला सुना सकते हैं। एकनाथ शिंदे गुट ने यहां पर जून 2022 में तख्ता पलट किया और बीजेपी के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बन गए। बताते चले, शिंदे की शिकायत के बाद उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को फैसला देने का आदेश दिया। इसके बाद इस संबंध में सुनवाई हुई। सबूतों, दस्तावेजों, दर्ज की गई गवाही के आधार पर अब क्या फैसला लिया जाएगा, इसकी तारीख नजदीक आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पीकर को 10 जनवरी तक का समय दिया था। हालांकि दोनों ही गुटों की ओर से नतीजे यहां पर पक्ष में रहने के दावे किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अगले 2 दिन में साफ हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे और उनके 16 विधायक अयोग्य होंगे या नहीं, और यदि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया तो राज्य सरकार का अस्तित्व समाप्त होने की संभावना है। अगर एकनाथ शिंदे पात्र हैं तो क्या उद्धव ठाकरे गुट के विधायक अयोग्य होंगे, ये भी सवाल है, या फिर कोई अलग परिणाम होगा। सवाल कई तरह के हैं। अब देखना होगा कि स्पीकर क्या फैसला लेते हैं दोस्तों। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज होना लगभग तय है। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। यही वजह है जो हम ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक बार फिर से लिखा है पत्र। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने निर्वाचन आयोग के द्वारा वीवीपैट संबंधी चिंताओं को खारिज किए जाने के बाद एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर के आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों के प्रश्नों और ईवीएम से संबंधित वास्तविक चिंताओं का ठोस जवाब देने में विफल रहा। इस पत्र में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लिखा कि 30 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे पत्र पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। मैंने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट पर चर्चा और सुझाव के लिए चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन आयोग ने हमारी मांग को नहीं माना। हमारी मांग मानने के बजाय चुनाव आयोग ने हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद FAQ के जवाब पढ़ने की यहाँ पर सलाह दे दी। जब हमने कहा कि हमारे सवालों के जवाब इन FAQ से नहीं मिल रहे हैं तो आयोग ने हमारे सवालों को ही गलत बता दिया। इससे साफ पता चलता है कि हम क्यों ईवीएम और वीवीपैट पर दर्शकों के सामने चर्चा की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के चर्चा ना करना बेहद चिंताजनक बात है, ये कहना है यहाँ पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का। उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग को पूरे मामले पर दोस्तों पत्र लिखा है। ये यहाँ पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।